जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है? जमानती अपराध क्या है? क्या जमानती अपराधों में जमानत एक अधिकार के रूप में मांगी जा सकती है? बेलेबल ऑफेंस जो भी है उसमें क्या न्यायालय से आप अधिकार के रूप में जमानत ले सकते हैं कि यह मेरा अधिकार है जमानत मिलना? तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि बेलेबल ऑफेंस हैं कौन से। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में जो भी अपराध दिखाए गए हैं कि यह जमानती प्रकृति के हैं, तो वह अपराध बेलेबल ऑफेंस से जमानती प्रकृति के हैं दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। अब बेलेबल ऑफेंस वह संज्ञेय प्रकृति के भी हो सकते हैं, असंज्ञेय प्रकृति के भी हो सकते हैं, मतलब काजनिजेबल भी हो सकते हैं, नॉन काजनिजेबल भी हो सकते हैं। मान लीजिए काजनिजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो वह भी जमानती हो सकता है, और असंज्ञेय अपराध है तो वह भी जमानती हो सकता है। अब संज्ञेय अपराध से क्या मतलब है? संज्ञेय अपराध जिसका FIR आप जिसकी पुलिस सीधे दर्ज कर सकती है। असंज्ञेय अपराध वह है जिसमें FIR दर्ज न करके पुलिस आपकी NCR दर्ज करती है, नॉन काजनिजेबल रिपोर्ट करती है। तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में कि संज्ञेय अपराध है और जमानती प्रकृति का है, तो जो भी व्यक्ति मान लीजिए जब अगर चाहे तो जो पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय में स्वयं उपस्थित होता है और जमानत के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय को जमानत देना पड़ेगा क्योंकि वह जमानती प्रकृति के हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि जब अजमानतीय अपराध से भिन्न, मतलब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं उनसे उनको छोड़कर, यानी जो अजमानती प्रकृति के अपराध है उनको छोड़कर कोई भी अन्य अपराध का अभियुक्त अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करके लाया जाए या मान लीजिए स्वयं न्यायालय में हाजिर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी वह न्यायालय में हाजिर होगा या न्यायालय में हाजिर होने के लिए मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन दी जाती है सरेंडर के लिए कि हम जमानत कराना चाहते हैं, तो थाने से रिपोर्ट मंगाई जाए और रिपोर्ट मंगाने के बाद आपकी जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई करके बेलेबल ऑफेंस तो आपकी जमानत हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जब प्रार्थना पत्र न्यायालय में देता है या पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करके लाया जाता है और अपराध उसका जो है वो जमानतीय प्रकृति का है, तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है कि मतलब बंधपत्र निर्गत करने के लिए तैयार है, तो न्यायालय द्वारा उसे जमानत दे दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तार करके लाया जाता है या अगर सिचुएशन ऐसी हो कि स्वयं ही वो प्रार्थना पत्र देकर सरेंडर कर रहा है और अगर उसे न्यायिक अभिरक्षा में मान लीजिए भेज दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वह व्यक्ति 7 दिवस के अंदर जमानत के लिए आवेदन नहीं करता है, तो फिर माना यह जाएगा कि वह व्यक्ति निर्धन है और उसे राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राज्य के व्यय पर ऐसे व्यक्ति के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा ये तो हो गया मैटर ये कि बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध, तो जमानती अपराध में आपको जमानत अधिकार के रूप में मिल जाएगी। अगर आप निर्धन हैं तो भी 7 दिवस के अंदर अगर आप मान लीजिए जमानत के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, आप अधिवक्ता नहीं रख पाते हैं, तो आपको फिर जमानत के लिए जो है वो न्यायालय की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाएगा सरकारी खर्चे पर, गवर्नमेंट राज्य के व्यय पर, और आप जमानती अपराध में जमानत को अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर है, 436 धारा 436 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि जमानती अपराध में भी मान लीजिए आपको जमानत तो मिल गई, लेकिन अब अगर न्यायालय में आपका ट्रायल चल रहा है और आपको न्यायालय में उपस्थित होना है, और अगर आप मान लीजिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं, कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप जिस कारण से न्यायालय में उस दिन उपस्थित नहीं हुए, तो अगर ऐसी सिचुएशन में जमानती अपराध में भी आपके अगेंस्ट वारंट न्यायालय इशू करता है, न्यायालय वारंट जारी करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस वारंट के अनुपालन में वारंट के कारण आपको जमानत दी ही जाए, भले ही वह अपराध आपका जमानती प्रकृति का था। अगर आपके अगेंस्ट वारंट जाता है तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि आपकी जमानत पहले हो चुकी है और आप काफ़ी टाइम से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है और NBW नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जा चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि न्यायालय आपको जमानत देने से मना कर दे और आपको जेल भेज दे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका जो भी ऑफेंस है जमानती प्रकृति का है, तो भी ऐसी सिचुएशन में आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, क्योंकि अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो हो सकता है आपका NBW वारंट इशू होगा और उस सिचुएशन में न्यायालय आपको जमानत देने से बाद में मना कर सकती है, भले ही वो मामला आपका जमानती प्रकृति का ही हो।
इसके अलावा एक एडिशनल और मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई अपराध जमानती प्रकृति का है और अन्य अपराध जो हैं वो अजमानती प्रकृति के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका जमानती बेलेबल ऑफेंस है वह भी अजमानती प्रकृति का ही अपराध हो जाएगा। मान लीजिए इससे कोई अगर व्यक्ति नियुक्त हो मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 302 में अगर निरुद्ध किया जाता है, 302 आईपीसी के अंतर्गत उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जाता है। अब इसके साथ साथ मान लीजिए कुछ व्यक्ति उसमें घायल हो तो या किसी के साथ और गाली गलौज की गई हो, तो मान लीजिए 504 आईपीसी का केस दर्ज हुआ, तो 504 आईपीसी ऐसे तो असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है और साथ साथ जमानतीय प्रकृति का है। लेकिन चूंकि 302 आईपीसी जो कि अजमानतीय प्रकृति की है, संज्ञेय है और अजमानतीय है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो जमानत आपकी होगी वह तभी होगी जब आपकी अजमानतीय प्रकृति के मामले में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें जब जमानत हो जाएगी, तो साथ साथ ही आपकी जो आपका बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी जमानत तब होगी। मतलब ये ध्यान रखिए कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ में आपका बेलेबल ऑफेंस है तो भी आपको ऐसे सिचुएशन में उसी ऑफेंस के साथ ही जमानत मिलेगी। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको जब जमानत मिल जाएगी तो ही आपके बेलेबल ऑफेंस में ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे जमानत मिल जाएगी। तो ये प्रावधान है जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस में आपको जमानत अधिकार के रूप में न्यायालय से आप मांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट्स, जानकारी वाले कंटेंट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।